आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कॉमर्स वाला पे। और मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए क्लास 11th के बच्चों के लिए यहाँ पे पीस 2024 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर यहाँ पे आई हूँ। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जो है हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे यहाँ पे स्क्रॉल करके उस लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे आज की अगर इस लेक्चर की बात करें, आज हम जो सेकेंड टॉपिक यहाँ पे कवर कराने वाले हैं, अगेन वो एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा इसमें आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आ जाता है और वही आज हम यहाँ पे सीखेंगे। चैप्टर का नाम है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाइटल देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि काफी सारी किताबें हैं जो रेफरेंस बुक्स है, उसमें ये चैप्टर एज अ सेपरेट चैप्टर नहीं गिवन है। चैप्टर नंबर 2 जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी चैप्टर में इस पार्ट को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। बट कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या कुछ जो स्टेट बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक्स है, कुछ रेफरेंस बुक्स है, इसमें ये एक सेपरेट चैप्टर नंबर 7 के तौर पे गिवन है, विच इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक कारण मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। काफी बच्चे हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि कल उठ के हम भी एक बिजनेस करें, हम भी एक एंटरप्रेन्योर बने, हमारी खुद की कंपनी हो, ऐसे सपने हम जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करना कुछ आसान नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस होते हैं, और वही चीज आप इस चैप्टर में यहाँ पे सीखोगे। हम कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे, थोड़ा सा एक उसको यहाँ पे देख लेते हैं। टॉपिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टॉपिक्स में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो प्रमोटर ऑफ अ कंपनी के ऊपर आता है कि भाई प्रमोटर कौन होता है, फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर का काम क्या होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद हम आते हैं टू द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने के लिए लगते हैं, वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हम यहाँ पे कवर करते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, उसके अलावा जो आपका एग्रीमेंट है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है, एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो आपको बनाना कंपलसरी है। उसके बाद हम लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं जो कि है यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कंपनी शुरू हो चुकी है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए काम आता है, जहां पे शेयर्स के द्वारा शेयर्स इश्यू करके आप यहाँ पे फंड्स को रेज कर सकते हो। कैसे, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा हम इसको यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो भाई इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो भाई बिना देरी के यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, कोई भी कंपनी अगर आपको फॉर्म करना है, इस जो प्रोसेस है, मतलब इसमें एक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है। तो ये जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। काफी किताबों में ये 3 स्टेजेस नहीं 4 स्टेजेस गिवन है, दोनों आप लिख सकते हो, दोनों सही है। प्रोसेस को कुछ लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट प्रोसेस वही का वही रह जाता है। ठीक है, तो आपकी किताब में अगर 3 स्टेजेस के बदले 4 स्टेजेस गिवन है, वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे सही है। अब 3 स्टेजेस लिखो, 4 स्टेजेस लिखो, वन एंड द सेम है। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात करूं, भाई कंपनी को फॉर्म करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पे होता है। बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये पेपर वर्क भी करना है, ये प्रोसेस भी करना है, बहुत सारा ये लीगल प्रोसीजर इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के लिए काफी समय लगता है, काफी ज्यादा पेपर वर्क लगता है, काफी ज्यादा लीगल प्रोसीजर यहाँ पे लगता है। और ये जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मेलिटीज है, इसको हम बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करूं, अगर आपके किताब में 3 के बदले 4 गिवन है तो वो भी यहाँ पे राइट है। 3 स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो कौन से 3 स्टेजेस है जो कि यहाँ पे एक कंपनी को फॉर्म होने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है उसको हम यहाँ पे कहते हैं द स्टेज ऑफ प्रमोशन। क्या कहते हैं? द स्टेज ऑफ प्रमोशन।
जनरली जब शब्द आता है प्रमोशन तो हमें वो मार्केटिंग वाला प्रमोशन याद आता है कि भाई प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट सिखा रहे हैं। बट यहाँ पे प्रमोशन मतलब प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं होता। यहाँ पे जब मैं कहती हूँ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, तो भाई कोई भी बिजनेस की शुरुआत हमेशा एक आइडिया से होती है, एक सोच से होती है। कोई व्यक्ति होता है जो इस सोच को यहाँ पे एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जो अपनी आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो प्रमोशन स्टेज पे कैसे ये आइडिया आती है, कैसे आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, क्या स्टेजेस इसमें फॉलो होते हैं, वो आप फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे सीखोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज की अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को बनाकर एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब तक ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है आपकी कंपनी शुरू नहीं हो सकती। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे और कहां से मिल सकता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका स्टेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, या तो इसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी कहा जाता है। स्टेज ऑफ सब्सक्रिप्शन या कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की अगर बात करें तो जनरली ये जो स्टेज है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए, जो शेयर्स अदर सिक्योरिटीज इश्यू करके यहाँ पे अपने फंड्स को इकट्ठा करती है, उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे काम आता है। आज अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे इतनी बड़ी कंपनी चलानी है, तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने पढ़ा था कि भाई फाइनेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अ बिजनेस यहाँ पे होता है। तो भाई अगर पैसे लगेंगे कहाँ से आएंगे? तो ठीक है, चलो आप इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे, तो शेयर्स इश्यू करने हैं तो इतने आसान है। कल मार्केट चले गए भाई, 100 रुपए का एक, 500 के 5, 100 रुपए का एक, 500 के 5 बोल के शेयर्स बेचे तो बिक जाएंगे? नहीं। अगर एज अ कंपनी आप शेयर्स इश्यू करके पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, और वही हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पे सीखेंगे। ठीक है, तो तीनों स्टेज को इन डिटेल इस चैप्टर में करना है, और इसीलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट स्टेज, जो कि है द स्टेज ऑफ प्रमोशन। स्टेज ऑफ प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब मैं कहती हूँ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी तो उनको लगता है अरे यार कंपनी की मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रमोट करना है। नहीं भाई नहीं, जब भी कहती हूँ यहाँ पे प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, तो बेटा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? पहली चीज, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अगर हो रहा है, चाहे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हो, कोई भी टाइप ऑफ कंपनी अगर आप शुरू करना चाहते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वही होता है द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी में बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति या तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस बिजनेस आइडिया को एक कंपनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, बिजनेस की शुरुआत कभी भी दिमाग में एक सोच, एक आइडिया से होती है। अगर आज कोई भी कंपनी की अगर आप बात करो तो वो कंपनी एक समय पे किसी की सोच थी, किसी की आइडिया थी, कोई उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रहा था। ऐसे बहुत आइडियाज है जो फेल भी हुए हैं, बहुत आइडियाज है जो बिजनेस में कन्वर्ट भी नहीं हुए हैं। बट एट दी एंड आपको ये समझना है कि आज अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो पहली चीज तो आपके दिमाग में वो आइडिया, वो सोच आनी चाहिए कि ठीक है हम इस चीज का बिजनेस कर सकते हैं, हम ऐसे बिजनेस कर सकते हैं, हम ऐसी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ऐसे बिजनेस को कर सकते हैं। ये जो सोच है, जो आइडिया है, जो शुरुआत में सबसे पहले जिसके दिमाग में ये आइडिया आया, जिसने ये बिजनेस की नींव रखी, जिसने ये बिजनेस की सोच रखी, उसको हम कहते हैं प्रमोटर्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो वापस आपको मैं कह दूं, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं। मेरे दोस्त, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? वापस बता दूं, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी वो व्यक्ति होते हैं जिसने सबसे पहले ये जो बिजनेस आइडिया है, ये जो सोच है, वो उनके दिमाग में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आई है।
हो सकता है कि एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया है और फिर वो इस बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहा है या फिर चाह रही है। हो सकता है कि 8-10 लोग हैं जो मिलकर ये बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल भी यहाँ पे हो सकता है। प्रमोशन स्टेज में शुरुआत हमेशा एक बिजनेस आइडिया से होती है, जहां पे हम इस बिजनेस आइडिया को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करके एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक सक्सेसफुल कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो ये आइडिया दिमाग में आने के साथ साथ यहाँ पे प्रमोटर्स की कई सारी जिम्मेदारियां होती है। देखो बेटा, मैंने सोच लिया कि भाई मुझे बिजनेस करना है, अच्छा चलो ये बिजनेस हो सकता है, तो सोचने से थोड़ी ना बिजनेस होगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस करना है, कोई कंपनी फॉर्म हो सकती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिसोर्सेज लगेंगे। कंपनी शुरू करनी है तो आपको पेपर वर्क करना है, लीगल प्रोसीजर्स करना है, फाइनेंसेस देखना है, सब कुछ मैनेज करना है, अकेले तो कर नहीं पाओगे। आपको ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, काम करने के लिए, प्रोसेसेस करने के लिए ये लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस चाहिए, लोगों का पगार देना है तो उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेगा, प्रोडक्शन करना है तो मशीनरी टेक्नोलॉजी आपको लगेगी, रॉ मटेरियल लगेगा। तो भाई एज अ प्रमोटर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस आइडिया की नहीं होती है। वो जो आइडिया है क्या वो सक्सेसफुल बन सकता है, क्या वो आइडिया एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये सब कैलकुलेशंस करना। अगर आप एक बिजनेस यहाँ पे फॉर्म करते हो तो ये बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे ये हिसाब लगाना, ये रिसोर्सेज कहाँ से कब कैसे अरेंज होंगे ये यहाँ पे सोचना, फंड्स रेज करने हैं तो कैसे फंड्स रेज करेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे ये यहाँ पे सोचना, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बिजनेस को शुरू करने के लिए ये यहाँ पे प्लान करना। कहने का मतलब ये है कि एज अ प्रमोटर बिजनेस की आइडिया को एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसेसेस है, सारी चीजें करना ये एक प्रमोटर की जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। तो स्टेज ऑफ प्रमोशन में हमें एक बेसिक आइडिया होता है हमारे दिमाग में, वो आइडिया को हम एक अपॉर्चुनिटी समझकर एक बिजनेस में, एक सक्सेसफुल कंपनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और इसके दौरान जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑल्सो फर्स्ट ब्रीफ क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर यहाँ पे है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। मान के चलिए कि आज आप एक कंपनी के प्रमोटर हो, आपकी एक बिजनेस आइडिया है, आपकी एक आइडिया या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो एज अ प्रमोटर आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एज अ प्रमोटर बस आपके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो आइडिया आ गया, चलो ठीक है बस काम खत्म, नहीं। आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो एज अ प्रमोटर आपको करना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी होती है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो बेटा, जब मैं कहती हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया अगर आता है, कोई भी बिजनेस आइडिया आता है, तो मुझे देखना है कि भाई ये बिजनेस का मार्केट में क्या यहाँ पे बेनिफिट या क्या प्रॉफिटेबिलिटी या क्या स्टैंड यहाँ पे है। मुझे देखना है कि ठीक है चलो, मैं कहती हूँ कि आज मेरे भी दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, ठीक है। अब जो है, आज अगर मैं कहती हूँ कि मेरे भी दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, तो अब जो है ये बिजनेस आइडिया को मुझे चेक करना है कि क्या ये आइडिया में पोटेंशियल है टू कन्वर्ट इनटू सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, आइडिया आने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आइडिया आता है तो पहली चीज जो आपको करना है, आपको एक कैलकुलेशन करना है कि ठीक है मेरे दिमाग में ये बिजनेस आइडिया है। आप मार्केट रिसर्च करो कि ठीक है अगर ऐसा प्रोडक्ट मैंने बना दिया तो मार्केट में कितनी इसकी डिमांड हो सकती है, कितने प्राइस पे बिक सकता है, कितना मेरा सप्लाई हो सकता है, उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कहां कहां से प्रॉफिट अर्न हो सकता है। सारी चीजें आपको यहाँ पे हिसाब किताब लगाकर मेनली आपको ये ध्यान में देखना है कि आपका जो आइडिया है क्या उसमें वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि वो एक
प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो सके। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज होते हैं जहां पे आप बिजनेस सेटअप भी कर सकते हो, बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो फीजिबल नहीं है, जहां पे उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसके लिए पहली चीज तो ये है कि अगर आपके दिमाग में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप ये देखो कि क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, क्या वो बिजनेस उतना सक्सेसफुल बन सकता है, आगे जाके उतना प्रॉफिट कमा सकता है कि लोग इस बिजनेस में पैसा लगा सके, हम इस बिजनेस में रिस्क ले सके। रिस्क हर एक व्यक्ति बिजनेस में लेता है, बट रिस्क वहां पे लेता है जहां पे आपको लगता है कि कल उठ के बिजनेस में फायदा होगा या प्रॉफिट यहां पे होगा। तो पहली चीज आपको ये सोचना है कि ठीक है, मेरा एक बिजनेस आइडिया है, क्या इस आइडिया को मैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाऊंगा या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दिन आपका फंक्शन यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आपकी फीजिबिलिटी स्टडीज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी नहीं, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें फीजिबिलिटी स्टडीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फीजिबिलिटी स्टडीज मतलब क्या? आज अगर आप कहते हो कि बिजनेस में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, चलो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर है तो ये भी तो देखना होगा कि वो आपको प्रॉफिट कितना देगा, फायदा कितना देगा, कब तक दे पाएगा। तो फीजिबिलिटी स्टडीज बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपका एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप उसको अगर बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हर चीज आपको सोचकर करनी है कि क्या ये बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, क्या ये बिजनेस चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। बस दिमाग में आइडिया आ गया, बिजनेस शुरू कर दिया, बाद में सोच रहे हो अरे यार इसकी तो मशीनरी नहीं मिल रही, अरे यार इसमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, अरे यार पूरा फंडिंग नहीं मिल रहा, ये नहीं चलेगा। पहले से सब कुछ हिसाब किताब लगाना है कि बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है क्या वो इस बिजनेस में अवेलेबल है। अगर हाँ तो बिजनेस आप प्रोसीड कर सकते हो, अगर ना रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है तो भाई बिजनेस करोगे ही कैसे। फीजिबिलिटी स्टडीज को बहुत सारे पार्ट्स में किया जाता है, कुछ पार्ट्स आपके सिलेबस में कवर्ड है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी आपकी आती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। देखिए बेटा, अगर मुझे बिजनेस करना है, मान के चलिए कि अगर मुझे कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, या लेट अस से कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, तो मैं कहती हूँ लेट अस से कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, राइट। तो अगर बच्चा मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, मुझे उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मशीनरी होगी जो लगेगी, एंड हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनका हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है कि जो भी चीजें मुझे मेरे प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, क्या ये चीजें इजीली अवेलेबल है। अब मैं नहीं कहती हूँ कि इंडिया में ही अवेलेबल है, हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत सारी मशीनरीज है, टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हम इनको इंपोर्ट करते हैं, विच इज ओके। क्वेश्चन ये है कि भाई आप इंपोर्ट भी करना चाहोगे तो क्या आप इंपोर्ट यहाँ पे कर पाओगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली टेक्निकल फीजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, टेक्निकल फीजिबिलिटी में हम देखते हैं कि जो भी हमें रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है या फिर टेक्नोलॉजी है वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट जो भी मुझे रिक्वायर्ड है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे प्रोडक्शन के लिए, वो अगर अवेलेबल नहीं है या इजीली अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुल बनेगा, सर्वाइव करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्शन ही रुक गया तो बिजनेस तो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी में रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी जो भी आपको चाहिए वो अवेलेबल है, कितनी इजीली अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे चेक करना है।
उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस को कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस के लिए फाइनेंस या तो जिसको हम यहाँ पे फंड्स कहते हैं, ये फंड्स आपको रिक्वायर्ड है। मान के चलिए कि मैं कहती हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए लेट अस से कि मुझे यहाँ पे 100 करोड़ फंड या तो फाइनेंस या तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 100 करोड़ का मुझे फंड चाहिए, विल आई एबल टू रेज और नॉट। ठीक है, विल आई बी एबल टू रेज और नॉट। ठीक है, 100 करोड़ फंड चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 100 करोड़ फंड्स क्या मैं रेज कर पाऊंगी? शेयर्स इशू करने हैं, इन्वेस्टर्स से आपको फंडिंग लेनी है, कहीं से भी पैसा आप ला सकते हो, पर क्या ये पैसा जो भी आपको रिक्वायर्ड है, वो एस्टिमेटेड फंड जो भी आपको रिक्वायर्ड है, क्या वो फंड आप यहाँ पे रेज कर पाओगे? क्या वो पैसा आपको यहाँ पे मिल पाएगा? तो यहाँ पे जो भी प्रमोटर्स है, पहले तो अपने बिजनेस के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को सेटअप करने के लिए कितने फंड्स चाहिए, वो पहले यहाँ पे हिसाब लगाता है। फिर ये फंड्स कहां से आएंगे, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, शेयर से कितना पैसा आ सकता है, ये कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि अगर आपको फिर एंड मोमेंट पे फंड्स नहीं मिले तो भी आपका बिजनेस यहाँ पे शुरू नहीं हो पाएगा। देन हम जाते हैं टू द नेक्स्ट फीजिबिलिटी स्टडी, जो कि है आपका इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी बेसिकली यहाँ पे क्या कहता है? इकोनॉमिक फीजिबिलिटी कहता है कि विल द बिजनेस बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखती हूँ तो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखता है कि भाई क्या मेरा बिजनेस यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। साथ ही साथ अगर प्रॉफिटेबल होगा भी तो क्वेश्चन ये है कि कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। जाहिर सी बात है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके साल का अगर आपको 4 लाख प्रॉफिट आता है, ठीक है, साल भर का, तो आपको चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो आप अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ज्यादा रिटर्न्स या तो ज्यादा प्रॉफिट्स आप एक्सपेक्ट करोगे। बहुत बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें शुरुआत में 1-2 साल 3 साल प्रॉफिट नहीं होता है, जो कि ठीक है, बट पहले से पता होना चाहिए कि भाई कब प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना टाइम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस चलेगा, सो दैट आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये भी पता हो कि बिजनेस आपको कितना यहाँ पे रिटर्न्स देगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस आइडिया तो ठीक है, बिजनेस सेटअप भी हो जाएगा, बट इसमें उतना कुछ खास रिटर्न्स या प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिजनेस कोई भी सेटअप करना नहीं चाहेगा और ऐसे बिजनेसेस में शायद कोई इन्वेस्टमेंट्स भी करना यहाँ पे नहीं चाहेगा। ठीक है, चलो फिर हम जाते हैं आगे, जो कि है नेम अप्रूवल। एक बार आपको लगता है कि ठीक है, आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आया, आपने वो आइडिया के मुताबिक बिजनेस कैसे सेटअप होगा, क्या करना होगा, कब करना होगा, पूरा आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करा। उसके बाद आपने बिजनेस की फीजिबिलिटी स्टडी करी, ये देखा कि आइडिया आया, बिजनेस सेटअप करना है, वो तो ठीक है, बट क्या हम ये बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे? जो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है क्या वो हम समय से अरेंज कर पाएंगे? और क्या ये बिजनेस यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा? अगर आपको लगता है कि बिजनेस फीजिबल है, बिजनेस सेटअप करने लायक है, प्रॉफिटेबल है, रिसोर्सेस अरेंज हो जाएंगे, फिर जाकर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, जो कि है नेम अप्रूवल। बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बिजनेस का कोई नाम होना जरूरी है। अब नेम अप्रूवल की बात करें तो नेम अप्रूवल के लिए सबसे पहले कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रमोटर को मिनिमम 3 नाम यहाँ पे सोचने होते हैं। अगर आप एक बिजनेस यहाँ पे शुरू करना चाहते हो तो आपके बिजनेस का क्या नाम होगा? तो आपको 3 नाम यहाँ पे देना है। तीनों नाम जब आप दे रहे हो तो आपको उसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देना है। मतलब अगर मान के चलो कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, जो आपको सबसे अच्छा नाम पसंद है, वो आपको पहले लिखना है। उसके बाद जो आपकी सेकेंड चॉइस है कि चलो फर्स्ट नाम अगर रिपीट हो रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है, तो सेकेंड चॉइस आपकी ये है। सेकेंड चॉइस भी नहीं मिल पा रहा है, तब जाकर आप आपकी थर्ड चॉइस बताओगे कि चलो भाई ये मेरी थर्ड चॉइस है। अब इसमें सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि देखो, अगर मेरी जो फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, मतलब मुझे सबसे अच्छा ये नाम पसंद आया है, मैं चेक करूंगी कि ये नाम जो है यहाँ पे कहीं पे कॉपी या तो डुप्लीकेट हो रहा है क्या।
कोई और कंपनी का अगर सिमिलर नाम है या सेम नाम है तो आप ऐसा नाम नहीं रख सकते। हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब उनका जो नाम है वो अलग होना जरूरी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लेटर से एक कंपनी है संजीवनी के नाम से, मैं संजीवनी नाम से कंपनी नहीं रख सकती। अब मैं नहीं बोल सकती कि उसने JEE लिखा तो मैं JI लिख दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सेम नाउन, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर नाम के साथ आप कंपनी शुरू नहीं कर सकते। तो अगर पहला नाम कॉपी या डुप्लीकेट में नहीं आ रहा है, यूनिक नेम है, कोई और कंपनी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, तो यही नाम जो है आपका सिलेक्ट हो जाता है और उस नाम से आप कंपनी को शुरू कर सकते हो। बट अगर पहला नाम किसी का कॉपी है या किसी के नाम से मिलता जुलता है, कोई और कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं और फिर हम आते हैं आपके सेकंड चॉइस के ऊपर और इसका कॉपी या डुप्लीकेट यहाँ पे चेक करता है। ये तीनों नाम आपको सिलेक्ट करके देने किसको होते हैं? तो ये नाम आपको यहाँ पे देना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो कि आपके तीनों नामों को यहाँ पे कॉपी डुप्लीकेट के लिए चेक करता है और उसमें से जो भी फाइनल नाम है आपको यहाँ पे बता देता है। तो एज अ प्रमोटर कंपनी का क्या नाम होगा, उसका नामकरण जो होगा वो भी भाई आपको ही करना है। 3 नाम इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रजिस्ट्रार को देना है, उसमें से जो भी नाम यहाँ पे कॉपी डुप्लीकेट नहीं होगा, इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में से कोई भी एक यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो की है यहाँ पे फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इस चैप्टर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA जिसको कहते हैं वो हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, बट एक अंदाजा आपको यहाँ पे बता दो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम MOA भी कहते हैं, याद रखना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर आप कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना होता है उसका नाम है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली डॉक्यूमेंट में कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, एज अ कंपनी आप क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। कायदे के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है आप वही काम कर सकते हो, उसके अलावा बाहर का कोई काम नहीं कर सकते। कल उठ के लगता है कि नहीं हमें और कोई काम करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें पॉइंट्स ऐड माइनस कर सकते हो, बट इसमें जो लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी फॉर्म करनी है तो ये डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे बनता है। अब डॉक्यूमेंट बनने के बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके प्रमोटर्स है, ठीक है, तो प्रमोटर्स को डिसाइड करना है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो सिग्नेचर्स लगेंगे, ये सिग्नेचर्स कौन यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, जो भी इस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है वो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी भी यहाँ पे बनता है या डायरेक्टर के तौर पे भी एक्ट करता है। अब देखो, अगर आपको कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया, एज ए डायरेक्टर एक कायदा है कि कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि आपको लेने ही लेने हैं, उसको हम यहाँ पे कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब कोई जबरदस्ती आपको डायरेक्टर बना सकता है क्या? नहीं नहीं तू डायरेक्टर बन, तेरे को तो शेयर्स लेने ही पड़ेंगे, नहीं तेरे को तो लेने ही पड़ेंगे, नहीं कर सकता है। तो आपको अगर कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा रहा है ना भाई, आप काफी कायदों से बन जाते हो, काफी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती है, तो आपकी मर्जी से ही कोई भी व्यक्ति आपको उस कंपनी का डायरेक्टर बना सकता है। सही कहा। तो इसके लिए सामने वाले की सहमति, जिसको हम कहते हैं कंसेंट, सामने वाले की सहमति होना बहुत जरूरी है। तो प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टर कौन बनेगा, फिर उस व्यक्ति से बात करेंगे, उसकी सहमति लेंगे, तब जाकर डिसाइड होगा कि भाई ये हमारे कंपनीज के डायरेक्टर्स होंगे
और ये इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। इतना आसान नहीं होता है, कोई भी अगर रास्ते में चल रहा है उसको उठा के आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, टॉप लेवल पोजीशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, काफी कायदों से बंधे होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को वो पोजीशन देना, उनका कंसेंट लेना, उनको क्वालिफिकेशन शेयर देना, ये इटसेल्फ एक बड़ा सा प्रोसेस है। ठीक है, चलो भाई, अगर आपने कंपनी के डायरेक्टर्स ढूंढ लिए, ऐसे लोग ढूंढ लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करने, सिग्नेचर करने तैयार हो गए। अब हम जाएंगे टू द नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। देखो बच्चा, कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी में बहुत सारी चीजें आपको करनी होगी, जैसे कि कुछ आपको लीगल प्रोसीजर्स करने होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा पेपर वर्क है जो आपको यहाँ पे करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे काफी कंपनी का भी पेपर वर्क होगा जो कि आपको यहाँ पे करना होगा। काफी ज्यादा फाइनेंस मैनेजमेंट होगा, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो भी आपके खर्चे हैं, सब कुछ मैनेज करना होगा। तो ये सब करने के लिए हर चीज तो बेटा आप अकेले नहीं कर पाओगे, राइट तो ये सब काम करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ एक्सपर्ट्स की, कुछ प्रोफेशनल्स की, जो आपके बदले ये काम को कर सके। जैसे कि जो कानूनन काम है, लीगल प्रोसीजर्स है, लीगल पेपर वर्क है, वो जनरली एक लॉयर करता है। जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल चीजों को हैंडल करना है, वो जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क है, वो जनरली कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो एज अ प्रमोटर जो भी ऐसे नेसेसरी प्रोफेशनल्स है, काफी बार ऐसे भी होता है कि आप खुद ही एक सीए हो, काफी बार ऐसे भी होता है कि आपका एक पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक पार्टनर लॉयर है, तो आपको शायद बाहर से कोई लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी प्रोफेशनल्स की जरूरत लगती है आपके काम के मुताबिक, ऐसे प्रोफेशनल्स को, ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो भी प्रोफेशनल्स चाहिए उनको अपॉइंट करना, ये भी यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है। याद रखना, ऑडिटर्स से लेके, बैंकर्स से लेके, लॉयर्स से लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी जरूरत कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान पड़ सकती है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो लेटर जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, किसको सिलेक्ट करना है, कितने प्रोफेशनल जरूरत है, ये भी एज अ प्रमोटर आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देखो बच्चा, कंपनी फॉर्म करनी है ना, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको बनाना कंपलसरी है। जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूं जो कि आपको यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के लिए जरूरत है, या एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे जरूरी है, उसमें उस लिस्ट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम एमओए भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम कहते हैं कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। साथ ही साथ ये प्रोसेस करने के लिए कुछ फीस आप पे करते हो रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसका जो फीस है, जिसकी एक रिसीप्ट मिलती है, वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। दैट इज रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस एक्सेट्रा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद ही आपको यहाँ पे कंपनी शुरू करने की परमिशन, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स हो, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हो, सारे जो डॉक्यूमेंट जो कायदे के मुताबिक आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रॉपर प्रोसेस के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनवाना, ये भी एक प्रमोटर की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एज अ प्रमोटर बात करूँ तो एज अ प्रमोटर सिर्फ बिजनेस आइडिया दिमाग में आने से कुछ नहीं होता है। प्रमोटर को बिजनेस आइडिया को एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट करने तक जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस या स्टेप्स होते हैं सारी चीजों को यहाँ पे करना होता है। मार्केट एनालिसिस, मार्केट स्टडी से लेके फीजिबिलिटी स्टडी से लेके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना, कौन डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी बनेगा, उनका कंसेंट लेना, सारी चीजों को यहाँ पे करना होता है। अब बात आती है सेकेंड स्टेज की, जो कि है यहाँ पे आपका द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप कंपनी को यहाँ पे शुरू करना चाहते हो, शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट लगता है जिसको हम कहते हैं द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी भी कहा जाता है। डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई कंपनी शुरू करनी है तो शुरू करने के लिए कुछ पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको गौर से देखिएगा और बीच में जरूरत पड़े तो नोट्स जरूर बनाइएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है या रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको रजिस्ट्रार को यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर इसको आप शॉर्ट में MOA भी यहाँ पे कह सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एज ए कंपनी आप क्या करना चाहते हो, क्या काम करोगे, किन चीजों को करोगे, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे मेंशन्ड होता है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक डेफिनेशन भी गिवन है एज पर द कंपनीज एक्ट। तो भाई डेफिनेशन को पहले कर लेते हैं जिससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियरली समझ में आएगा। डेफिनेशन थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में है लेकिन उसको सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहाँ पे गिवन है? तो जो आपकी कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में अगर आप जाओगे, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में जाना है, उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन मतलब सब पॉइंट 56 में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन मिलेगा। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कैसे डिफाइन करता है? सबसे पहली चीज वो कहता है मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको वो समझाऊं। अगर मैं पूरा नहीं कहती, अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं कहती हूँ और सिर्फ मेमोरेंडम कहती हूँ, तो पहली चीज कंपनीज एक्ट ये क्लियर करता है कि चाहे आप मेमोरेंडम कहो चाहे आप MOA कहो, दोनों का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे माना जाएगा इस एक्ट में, ठीक है। तो मेमोरेंडम जिसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एग्जैक्टली क्या है? तो कभी भी अगर कंपनी जब भी यहाँ पे शुरू होती है, आज अगर मैं एक नई कंपनी शुरू कर रही हूँ तो उसमें ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट में जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी मेंशन है, शुरुआत में जब आप ये डॉक्यूमेंट बनाते हो उसके बाद कंपनी शुरू होने के 6 महीने, 1 साल, 2 साल में हो सकता है कि आपको और कोई काम करना है, कंपनी को एक्सपांड करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करने की या ऐड माइनस करने की जरूरत पड़ सकती है। कंपनीज एक्ट क्लियरली कहती है कि ये डॉक्यूमेंट को आप ऑल्टर कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं एज अ कंपनी आप ये चेंजेस कर सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे चेंजेस करते वक्त जो भी कायदा है, जो भी कंपनीज एक्ट का कायदा और प्रोसेस है उसके मुताबिक आपको ये करना है। इन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, ठीक है, मैं इसको MOA लिखती हूँ, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहली चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस और लिस्ट down the objectives of the company, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज द डॉक्यूमेंट और
memorandum of association is made during formation of a company and can be altered, मतलब इसमें चेंजेस है तो कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पहली चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी गिवन है। दूसरी चीज यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी शुरू करते वक्त बनाना कंपलसरी है। आगे जाकर अगर आप इसमें चेंजेस कर सकते हो तो भी आपको ये करना है, करना चाहते हो कर सकते हो, बट एक ही शर्त है कि भाई कायदे के मुताबिक जो भी प्रोसेस है उसके मुताबिक ये चेंजेस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी लीगली ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है। मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने ऑब्जेक्टिव्स यहां पे डिफाइन किए, इसके बाहर जो कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन नहीं है, मैं अगर कोई काम करना चाहती हूं मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स है ना बहुत सोच समझ के क्लियरली डिफाइन करना है। कल उठ के हर दिन हर हफ्ते आप ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहले से सोचना है कि एज अ कंपनी आप क्या काम करोगे, किधर करोगे, कैसे करोगे, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स आपको लिस्ट डाउन करने हैं। हाँ, 1 साल 2 साल बाद कंपनी एक्सपांड हो रही है, ग्रो हो रही है, आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑल्टर करने कर सकते हो, बट कोई ऐसा काम जो ऑब्जेक्टिव्स में नहीं गिवन है अगर कंपनी करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, ये इलीगल यहां पे माना जाएगा। ठीक है, चलो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इन डिटेल यहां पे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसके लिए काफी ज्यादा इन डिटेल इसको यहां पे कराया गया है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको बनाना है जो कि कंपलसरी है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसके बिना कंपनी शुरू करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, उसके बाहर का कोई काम आप नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये आता है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे मेरे को बनाना है तो बनाओ कैसे। तो भाई कंपनीज एक्ट ने ना आपका काम यहाँ पे आसान कर दिया है। कंपनीज एक्ट ने आपको यहाँ पे रेडी फॉर्मेट्स बनाकर दे दिए हैं। ठीक है कि भाई ये फॉर्मेट है, ऐसे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे बनना चाहिए। कुछ रेडी फॉर्मेट्स है जो कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट में यहाँ पे गिवन है। कंपनीज एक्ट के अगर आप शेड्यूल 1 में जाओगे तो उसमें आपको टेबल ए, बी, सी और डी यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप बोलोगे मैम ये टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी ये क्या है भाई? मल्टीप्लिकेशन टेबल सुना था, ये ए बी सी डी टेबल क्या होता है बताती हूँ। सबसे पहले टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी और टेबल डी, ये 4 अलग यहाँ पे फॉर्मेट्स है। टेबल्स आपको क्या कहते हैं कि अगर आप एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो कंपनीज के डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड होता है, उसके अलावा भी उसके जो डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है लेटर से लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो आपको टेबल ए का फॉर्मेट लेकर उस फॉर्मेट में बनाना है। अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो टेबल बी लो। कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फॉर्मेट सी लो। कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो भाई टेबल डी लो। कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल ई लो। अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि अनलिमिटेड कंपनी क्या है, लिमिटेड क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, ठीक है, नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे आपके सिलेबस के बाहर है। लेकिन हर एक कंपनी के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑलरेडी रेडीमेड आपको दिया है। आप कौन सी कंपनी फॉर्म कर रहे हो उसके मुताबिक फॉर्मेट उठाओ और उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे बनाओ। अब सवाल ये आता है कि भाई ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन तो लगेगा ना? याद है प्रमोटर ने सिलेक्ट किया था कुछ मेंबर्स को जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हो तो इसके ऊपर एटलीस्ट 7 मेंबर्स की साइन लगेगी अगर आपकी पब्लिक कंपनी है एंड 2 पर्सन्स की साइन लगेगी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है।
थोड़ा सा अगर आप याद करोगे तो भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए थे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2। तो इसीलिए अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 7 लोगों का साइन लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 लोगों का साइन लगेगा इस डॉक्यूमेंट पे। वापस मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप लेटर से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो 7 मेंबर्स की साइन लगेगी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो 2 मेंबर्स की साइन लगेगी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। क्लियर है? चलो आगे जाते हैं यहाँ पे टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है कुछ क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार कर रहे हो, इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, चीजें हैं जो मेंशन करना कंपलसरी है। इसको कहते हैं क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सी चीजें, कौन से पार्ट्स, कौन सी इंफॉर्मेशन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे मेंशन करना यहाँ पे कंपलसरी है। सबसे पहली चीज या सबसे पहला क्लॉज जो यहाँ पे आता है उसको हम कहते हैं नेम क्लॉज। किसका नाम? तो भाई कंपनी का नाम। याद है प्रमोटर ने 3 नाम यहाँ पे दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी रजिस्ट्रार को, उसमें से कोई एक नाम यहाँ पे सिलेक्ट होके आया होगा। तो नेम क्लॉज में सबसे पहली चीज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आनी है वो है यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, कि भाई आपकी कंपनी क्या नाम से यहाँ पे जानी जाएगी, और ये वही नाम होना चाहिए जो कि आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अप्रूव किया था। प्रमोटर ने 3 नाम दिए थे, 3 में से एक नाम रजिस्ट्रार ने जो अप्रूव किया था वो नाम इस नेम क्लॉज में मेंशन होना चाहिए। कंपनी किस नाम से जानी जाएगी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। सेकेंड क्लॉज है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी की एक रजिस्टर्ड ऑफिस जहां से कंपनी ऑपरेट करेगी, जहां से कंपनी का काम होगा, जिसको हम जनरली हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, वो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना जरूरी है। लेकिन मैं कहती हूं कि अभी तक तो मेरी कंपनी शुरू नहीं हुई, हो सकता है कि बीच में प्रोसेस में कुछ अटक जाए, समय लग जाए या कंपनी शुरू ना हो पाए, तो मैं ऑफिस अभी से लेकर क्या करूंगी? बिल्कुल जायज बात है। तो यहाँ पे अगर लेटर से कि आपके पास फिलहाल कंपनी का कोई भी एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, अभी तक आपने ऑफिस खरीद कर नहीं रखी है क्योंकि आपको नहीं पता है कि कंपनी शुरू हो पाएगी, कितना समय लगेगा, क्या होगा, ऐसे केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि एड्रेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए कि आप जो है फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कौन सी स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, बस ये स्टेट का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी अब शुरू हो सकती है, ये सर्टिफिकेट मिलने के 30 डेज के अंदर आपको ये एड्रेस देना कंपलसरी है। मतलब फिलहाल अगर आपके पास ये एड्रेस नहीं है, सिर्फ कौन से स्टेट में आपकी कंपनी होगी वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, जब आपकी कंपनी शुरू करने का परमिशन मिल जाएगा, उसके बाद तो भाई ऑफिस लोगे ना, तो फिर भी 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा कि ऑफिस आप सिलेक्ट करो, फाइनलाइज करो, और ये जो एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द ऑफिस है वो यहाँ पे आप दो। ठीक है, फिलहाल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे स्टेट को बता दो। ठीक है, आगे जाते हैं बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं द ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी मेंशन्ड होता है, और कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो ऑब्जेक्टिव्स के बाहर हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सोच समझ के क्लियरली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अलावा आगे जाके आप फिर भी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। राइट, नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं द लायबिलिटी क्लॉज।
देखो बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी मेंबर्स है, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है, उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है एंड शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊं। लायबिलिटी बेटा दो तरीके की होती है। लायबिलिटी की अगर बात करूं तो कोई भी बिजनेस ओनर की जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी दो तरीके की होती है। एक जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड दूसरा जिसको हम यहां पे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। जब मैं बात करती हूं अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू पे ऑफ द डेट even the personal assets of the owners can be used। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कहीं से अपने बिजनेस के लिए कर्जा लेते हो, ठीक है, डेट लेते हो, कर्जा लेते हो, ऐसे केस में कर्जा चुकाने के लिए पहले तो जो भी आपके बिजनेस एसेट्स है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, गुड्स है, उसको बेचकर कर्जा चुकाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन अगर ये बिजनेस एसेट से कर्जा नहीं चुका पाते हो, उतना अगर आपके पास बिजनेस एसेट्स नहीं है कि आप अपना कर्जा चुका सको, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में जो ओनर है उसके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, उनका जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, सोना है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सामने वाले की डेट चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए। लेकिन जब मैं कहती हूं लिमिटेड लायबिलिटी, तो बेटा लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? द लायबिलिटी इज लिमिटेड एंड the personal assets of the owner cannot be used to pay off the debt। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ओनर्स की पर्सनल एसेट्स है, आप इसका इस्तेमाल करके कर्जा नहीं चुका सकते। ओनर के पर्सनल एसेट से आपको कर्जा नहीं चुकाना है, आप यहाँ पे ओनर के पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं कर पाओगे। अब जब मैं कहती हूँ यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, जब मैं कहती हूँ यहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स ऑफ द कंपनी है, उनकी लायबिलिटी की अगर बात करती हूँ, तो हम कहते हैं कि जो भी आपके शेयर होल्डर्स है, उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड कैपिटल ऑन शेयर्स। तो इसका मतलब पहली चीज यहां पे क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। लेट अस से मिस्टर एक्स परचेस्ड 100 shares at ₹10 पर शेयर। ठीक है, मिस्टर एक्स ने कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे। एक शेयर की कीमत कितनी थी? तो एक शेयर की कीमत यहाँ पे 10 रुपीज थी। तो उसके मुताबिक अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं, मुझे यहाँ पे मैंने 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर की कीमत 10 रुपीज थी, तो उसके मुताबिक मुझे कंपनी को 1000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, तो ये 1000 रुपीज में से जो मुझे कंपनी को पे करने हैं 100 शेयर्स के मुताबिक मैंने उनको ऑलरेडी 7 रुपीज पर शेयर, मतलब 700 रुपीज ऑलरेडी मैंने पे कर दिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 3 रुपीज पर शेयर के मुताबिक जो 300 रुपए है वो अनपेड है,
ठीक है, वो मुझे कंपनी को पे करने बाकी है, वो अनपेड है, राइट। तो ये जो 300 रुपीज जो कंपनी को देने बनते हैं, जो अभी तक मैंने पे नहीं किए हैं, ये मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी है। अगर कल उठ के कंपनी कर्जा लेती है, कर्जा चुकाने के लिए उनको अगर पैसे की जरूरत है, वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए ले सकता है। वो नहीं कह सकते कि आप हमको 10,000 दो, आप 5,000 दो, आप 2,000 दो, नहीं। 300 रुपए मेरे देने बाकी है ना, मुझे 1,000 देने थे, 700 दिए, 300 अभी तक नहीं दिए, बाकी है, अनपेड है, ये मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी है। इससे ज्यादा कंपनी मेरे से नहीं ले सकता, शेयर होल्डर से नहीं ले सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लायबिलिटी क्लॉज है, इसमें आपकी शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, किस तरीके से, सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद रखती हूँ कि लायबिलिटी लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड शेयर होल्डर की जो लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड कैपिटल, ये आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्लॉज, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं द कैपिटल क्लॉज। क्या कहते हैं? द कैपिटल क्लॉज। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि कैपिटल क्लॉज में एज अ कंपनी आप मैक्सिमम कितना कैपिटल यहाँ पे रेस करोगे वो मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है, कि भाई आप कितने शेयर्स इश्यू करोगे और उससे कितना कैपिटल आप यहाँ पे रेस करोगे। मान के चलिए आप कहते हो कि हम कंपनी शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपया कैपिटल रेस करेंगे। कल उठ के लगता है अरे नहीं नहीं 25 करोड़ तो कम लग रहे, काम करते एक साथ 50 करोड़ ही रेस कर लेते हैं। नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको शुरुआत में ही सोचना है कंपनी को फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और कितना कैपिटल आप यहाँ पे रेज करना चाहोगे। सिर्फ कैपिटल कितना चाहिए वो नहीं, उसके साथ साथ इन डिटेल आपको ये भी लिखना है कि आप ये कैपिटल को कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करोगे और पर शेयर उसकी वैल्यू या प्राइस यहाँ पे क्या होगी। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि एज अ कंपनी लेट अस से कि मैं यहाँ पे 25 लाख जो है कैपिटल रेज करूंगी। ठीक है, तो मुझे ये भी बताना है कि भाई ये 25 लाख कैपिटल जो है उसमें मैं यहाँ पे 2,50,000 शेयर्स एट 100 रुपीज या तो 10 रुपीज जो भी है। ठीक है, 25 लाख है तो 10 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एट 10 रुपीज पर शेयर विल बी इशूड। तो मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि मैं कितना कैपिटल रेस करूंगी, उसके लिए कितने शेयर्स इश्यू करूंगी और एक शेयर की कीमत यहाँ पे क्या होगी। और जब आपका ये कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब आप फंड्स रेस करने जाते हो ना, तो इतना ही कैपिटल और इतने नंबर ऑफ शेयर्स और इतने अमाउंट का ही रेस कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। कम करना है चलेगा बट ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं बेटा टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब यस, पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट तो चलो आपने बना ही लिया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट बना के कंपनी फॉर्म हो जाएगी। काश इतना आसान होता, है तो नहीं। तो भाई एक डॉक्यूमेंट बन गया तो डायरेक्टली सेकंड डॉक्यूमेंट बनाने पर चल पड़ो भाई। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपका बनके यहाँ पे तैयार हो गया। अब बारी आती है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप इसको आर्टिकल्स कहो, आप इसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहो, आप इसको AOA कहो, वन एंड द सेम है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से किस तरीके से डिफरेंट है? तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी चलेगी, किस तरीके से चलेगी, उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे मेंशन्ड होता है। बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कंपनी जब फॉर्म हो जाएगी, उसको जब मैनेज करना होगा, जब उसको चलाना होगा, तो एज अ कंपनी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम कंपनी के अंदर यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जो रूल्स है वो कहीं ना कहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मैच होने चाहिए, उसका कॉन्ट्राडिक्ट या उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और इसीलिए पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है,
फिर उसके मुताबिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक चीज बोली तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उससे मैच होना चाहिए, उसके अगेंस्ट या उसके कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स ऑफ रेगुलेशंस आपको बनाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जब बनाते हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मैच होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, चलिए अब जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में गिवन था, सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन भी कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में यहाँ पे गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में जाती हूँ, सेम सेक्शन 2 बट सबसेक्शन 5 में अगर यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या गिवन है, तो सेम चीज सबसे पहले आपको बताई गई है कि अगर मैं कहती हूँ आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स का मतलब क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी फॉर्म होते वक्त यहाँ पे आपको बनाना कंपलसरी है, और आगे जाके अगर जरूरत पड़े तो आप इसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो भी कायदा है, कायदे और प्रोसेस के मुताबिक ही इसमें आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सेम और सिमिलर डेफिनेशन गिवन है तो एक तो काम कम हो जाता है कि एक डेफिनेशन कर लिया तो सेकेंड में थोड़ा बहुत चेंजेस बस आपको करना है। वहां पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 है, 6 निकाल दो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 हो गया। कंपनीज एक्ट तो सेम है, 2013 है, बाकी सब कुछ सेम है। मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आगे का तो भाई वही का वही ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, चलो साथ ही साथ अगर मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, अब ये डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये कैसे बनेगा, क्या लिखना है, किधर लिखना है, तो इसका भी भाई रेडीमेड फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। तो ABCDE इसमें यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टेबल 1 में फॉर्मेट गिवन था, राइट। अब उसी टेबल 1 में यहाँ पे आप FGHIJ पार्ट में जाओगे स्केड्यूल 1 में, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है, डिफरेंट फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स आपको रेडीमेड गिवन है, उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है आपको यहाँ पे बनाना है। लेकिन इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं अगर कहती हूँ कि भाई मेरे को ये फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, मेरी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, क्या कायदे कानून होंगे, मुझे अपने तरीके से बनाना है, मुझे FGHIJ के नहीं चाहिए फॉर्मेट भाई, ठीक है नहीं चाहिए फॉर्मेट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कायदा क्या कहता है, कायदा कहता है कि एज अ कंपनी यू आर फ्री टू मेक योर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रही है, आपको खुद के अलग तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आप फ्री हो, आप खुद के अलग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे जाते हैं यहाँ पे टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका थर्ड डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। पहली चीज मैं कहती हूँ कंसेंट मतलब मंजूरी, रजामंदी। ठीक है, देखो भाई कोई भी व्यक्ति को ना ऐसे गनपट्टी पे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बनना है या अगर आप अग्री करते हो कि मैं इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं या मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं, तैयार हूं, ऐसे केस में पहली चीज तो एज ए डायरेक्टर आपको यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स है, एक क्वालिफिकेशन शेयर्स मतलब क्या, मिनिमम नंबर of shares required by a person to become the director of the company। ठीक है, क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है जो आपको लेने ही लेने यहाँ पे है। तो अगर मान के चलिए कि आप एक व्यक्ति हो जो कि इस कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने तैयार हो और उसके लिए पेमेंट करने तैयार हो,
ये आपको यहाँ पे कंफर्म करके लिखित में आपको यहाँ पे देना होता है। याद रखना, राइटिंग में आपको देना है कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं इस कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन लेने तैयार हूँ और उसके लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स है वो अग्री करता हूँ कि मैं वो परचेस करने के लिए तैयार हूँ। नीचे आपका साइन होना कंपलसरी है। तो जितने भी डायरेक्टर्स है, अब यहाँ पे अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 7 सिग्नेचर्स, प्राइवेट है तो 2। तो ये जो सिग्नेचर्स है, जो भी डायरेक्टर की पोजीशन पे अगर आ रहा है मान के चलिए, तो उनको वो यहाँ पे कंसेंट देना, लिखित में देना मैंडेटरी है। जैसे सारे डायरेक्टर्स से भाई लिखित में एक कंसेंट लेटर जो है आपको यहाँ पे कलेक्ट करना है, राइट। एक बार ये कंसेंट लेटर आपने कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि है एग्रीमेंट। अब सबसे पहली चीज भाई, एग्रीमेंट या जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको याद रखना है कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ऐसा नहीं है कि बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल इसीलिए है क्योंकि एग्रीमेंट कब रिक्वायर्ड है, अगर मान के चले कि एज अ कंपनी आपने कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करके उनके साथ कोई भी अगर एक एग्रीमेंट आपने बनाया है, ठीक है, एज अ कंपनी अगर आपने किसी के साथ भी एक एग्रीमेंट बनाया है कि कल उठ के हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे, होल टाइम डायरेक्टर बनाएंगे, एमडी ऑफ द कंपनी बनाएंगे, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया है किसी और व्यक्ति के साथ तो आपको अटैच करना है। बट मैंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स मैंने कंसेंट लेटर दिए हैं उतने ही डायरेक्टर्स रहने वाले हैं, तो ये एग्रीमेंट की जरूरत है ही नहीं। बट अगर ऐसा एग्रीमेंट किया है तो अटैच करना कंपलसरी है। एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, मैं अगर कहती हूँ कि एक सो एंड सो व्यक्ति है मिस्टर XYZ, मैंने वो व्यक्ति को कहा कि देखो कल उठ के जब मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है तो मैं आपको जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी यहाँ पे बनाऊंगी या तो होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन में तब जाकर आपको ऑफर करूंगी। ऐसा मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, मतलब अभी वो पोजीशन है नहीं, कल उठ के वो पोजीशन मैं उसको देने वाली हूँ, ऐसा मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो अटैच करना पड़ेगा। नहीं किया है तो मत करो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, बड़ा तामझाम करके टेक्स्ट बुक में गिवन है, बट बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। देखो भाई, सभी को पता है कि कंपनी अगर फॉर्म करनी है, डॉक्यूमेंट्स अगर बनाना है, प्रोसेस अगर करना है तो उसके कुछ कायदे कानून है, लीगल प्रोसेसेस है जो फॉलो करना कंपलसरी है, बराबर है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एग्जैक्टली क्या कहता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कहता है कि भाई आप सेल्फ डिक्लेरेशन दो, खुद से आप डिक्लेयर करो कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थे ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने पूरे किए हैं और रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त हर एक डॉक्यूमेंट को कानूनी लीगल तरीके से, बिना कोई यहाँ पे गलत काम किए, बिना कोई इलीगल एक्टिविटी किए, हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाकर सबमिट किए हैं। मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दे रही हूं कि यहाँ पे इस प्रोसेस को करते वक्त, कंपनी फॉर्म करते वक्त जो भी मैंने काम किया, पेपर वर्क किया, डॉक्यूमेंट्स बनाया, कुछ भी उसमें गैर कानूनी गलत काम नहीं करा है, सब कुछ सही तरीके से, कानूनन तरीके से यहाँ पे मैंने किया है, ऐसे मुझे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में लिख कर देना है। लेकिन लिखने के बाद कोई तो उसको साइन करेगा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन को साइन कौन कर सकता है, तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन को यहाँ पे कंपनी का एक एडवोकेट या फिर कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, या अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो आर्टिकल्स में एज अ डायरेक्टर मेंशन्ड है, ये सभी लोग में से कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं है तो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नहीं है तो एडवोकेट, एडवोकेट नहीं है तो डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं है तो कॉस्ट अकाउंटेंट, ये डायरेक्टर तो वैसे होगा ही, बट इनमें से कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे साइन कर सकता है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, ठीक है। चलो भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे क्या होता है, चलो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स मैंने तैयार करे, उसके बाद एग्रीमेंट है तो उसकी कॉपी ली, फिर उसके बाद मैंने स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बनाया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर करूँ क्या,
तो मुझे ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने होते हैं, जो उसको चेक करके वेरीफाई करके मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। लेकिन रजिस्ट्रार मेरे लिए ये काम फ्री में करेगा क्या? नहीं, ये काम करने के लिए, ये चेक करने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के लिए एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस की आपको पे करनी होती है फीस। आप पूछोगे मैम फीस कितनी है? तो भाई इसकी कोई भी स्टैंडर्ड फीस नहीं है। फीस कितनी होगी वो कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। याद है कैपिटल क्लॉज में आपने आपका कितना शेयर कैपिटल होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे, वो मेंशन किया था। तो कितना आपका शेयर कैपिटल है, वो जो अमाउंट है ना, अमाउंट के ऊपर फीस यहाँ पे कैलकुलेट होती है। तो अमाउंट टू अमाउंट ये फीस जो है बदलते जाती है। अमाउंट जितना ज्यादा फीस उतनी ज्यादा, अमाउंट जितना कम फीस उतनी कम। जो भी आपका अमाउंट है उसके मुताबिक जितनी भी फीस कैलकुलेट होती है, ये फीस आपको पहले जमा करानी है। जैसे आप फीस जमा कराओगे या फिर आप पे करोगे रादर, तो ऐसे केस में आपको वो रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस देंगे। मतलब एक पावती मिलता है ना पेमेंट करने के बाद, उसको हम कहते हैं रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। ये रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अटैच करने हैं। मतलब सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया, फिर कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट है तो वो भी अटैच करो, उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फिर फीस पे करके उसकी जो रिसीप्ट आई वो आप अटैच करो। ये 6 डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक फाइल बनाकर आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेज, जो कि है द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आते हैं टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, जिसको कहते हैं द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। देखो बेटा, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है आप रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को यहाँ पे सबमिट करोगे। कौन से रजिस्ट्रार के पास सबमिट करोगे? तो यहाँ पे जो भी स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस प्लान हो रही है वहां के रजिस्ट्रार के पास। याद है आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में स्टेट मेंशन करा था कि कौन से स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी। उसी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमें एक लेटर भी लिखना है कि हम एज अ कंपनी, हम एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे इश्यू करिए। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक छोटा सा लेटर आपको लिखना है, वो आपने यहाँ पे एक रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ साथ आपने सबमिट किया। डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक तैयार किए हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अलावा अगर एग्रीमेंट है तो उसके अलावा जो भी आपका नेम ऑफ द कंपनी का अप्रूवल है, ठीक है, जो आपका स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है, जो आपका यहाँ पे एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर सबमिट करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जो एक लेटर के साथ यहाँ पे गया था, ये डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद यहाँ पे अब बारी आती है कि भाई रजिस्ट्रार जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे चेक करता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेटा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है बच्चा, दिस इज नॉट योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है यस हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज योर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करती हूँ, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किए और उनको एक रिक्वेस्ट करा कि भाई आप मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे आप इशू करिए। अब रजिस्ट्रार ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से बनाए हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई है, प्रॉपर फॉर्मेट में सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किए गए हैं, तो ऐसे केस में वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको हम कहते हैं द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी होता है, क्योंकि जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है
उस दिन आपकी कंपनी का जन्म होता है और इसीलिए हम इसको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी भी कहते हैं। लेट अस सी, सर्टिफिकेट अगर आपको इशू होता है 6 जून 2023, तो 6 जून 2023 को आपकी कंपनी का जन्म होता है, आपकी कंपनी ये डेट पे यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, याद रखना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इसीलिए दूसरा नाम क्या दिया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे एक कायदा आया है 1 नवंबर 2000 से, एक थोड़ा सा इसमें चेंज आया है कि जो भी रजिस्ट्रार है वो एक CIN नंबर, दैट इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी कंपनी को इशू करता है, जो कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर के तौर पे होता है, यूनिक नंबर है कंपनी के लिए। सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंशन था इसीलिए बता दिया। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस दिन कंपनी शुरू हो जाती है, फाइनली आपने जितनी मेहनत की वो रंग लाती है। ठीक है, चलो अब आते हैं टू द इफेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। ठीक है, देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर इश्यू हो गया ना, मतलब आपकी कंपनी यहाँ पे शुरू हो गई। अब यहाँ पे इफेक्ट में क्या बताया जाता है कि लेटर से, चलो मेरा यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एक डेट है, जैसे मैंने कहा 6 जून 2023, ये डेट जो है, इस डेट पे मुझे यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पे इशू हुआ। ठीक है, अब इस डेट पे मेरी कंपनी यहां पे फॉर्म हो गई एज ए लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। आपको पता ही होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू होती है कायदे से, और कल उठकर अगर आप ये कंपनी बंद करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक लीगल प्रोसेस फॉलो होता है। ऐसे नहीं है कि कल उठ के कंपनी नहीं चल रही है, अरे यार कल से बंद कर दो, ताला लगाया, ऐसे नहीं होता है। कंपनी बंद करने के लिए भी एक लीगल प्रोसेस फॉलो होता है, जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बराबर है, तो यहाँ पे एक बार कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, मतलब कंपनी शुरू हो गई, उसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन भी है। अब उसको ऐसे ही कोई बोल के बंद नहीं कर सकता। ठीक है, सवाल अब ये आता है कि मान के चलिए कल उठ के पता चलता है कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू तो हो गया, बट कंपनी ने यहाँ पे कुछ इरेग्युलरिटी की थी। क्या की थी? इरेग्युलरिटी। मतलब क्या कि कंपनी ने ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला करके यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, किसी के फर्जी सिग्नेचर कर दिए थे, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत अटैच कर दिया था जानबूझ के, ऐसा कुछ है ना, गड़बड़ घोटाला करा था जो कि हमें पहले पता नहीं चला, अब जाकर पता चला। अब क्या, कंपनी तो शुरू हो चुकी, कंपनी ने तो अपना काम शुरू कर दिया। कंपनी चाहे तो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, जो उसने यहाँ पे शुरू कर दिया। अब हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे शुरू तो हो गई, बट कंपनी शुरू होने के लिए जो सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया वो करने के लिए उन्होंने गड़बड़ घोटाला करा है। अब क्या करोगे? देखो भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होने के पहले ना ये सब चेक करो, ठीक है? उसके बाद पता चलेगा ना, तो कंपनी ऐसे बंद नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बाद में ऐसा पता चला तो ऐसे केस में कंपनी बंद नहीं हो सकती है, वो फिर भी बिजनेस कर सकती है। एक ही काम हो सकता है कि भाई कंपनी वाइंड अप हो सकती है, एक ही काम। तो बाद में कुछ भी मिस्टेक पता चलने दो, आप टेक्निकली कंपनी बंद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना ये सारी चीजें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होने के पहले रजिस्ट्रार को चेक करना है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के पहले सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ बहुत बारीकी से अच्छे से चेक करो। एक बार ये इशू हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी उस दिन फॉर्म हो गई है, फिर उसका परपेचुअल सक्सेशन है, फिर उसको ऐसे बंद नहीं कर सकते, प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी फॉर्मेलिटीज में गलती हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार इशू हो गया है, कंपनी को यहाँ पे फंक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा से ज्यादा कंपनी हम वाइंड अप कर सकते हैं, ये एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है।
तो भाई रजिस्ट्रार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोसेस होने के पहले, सर्टिफिकेट इशू होने के पहले ही सारी चीजें यहाँ पे चेक करें। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर लेटर से हम यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, आप अपने बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन्वेस्टर्स से यहाँ पे लेंगे। वो तो पब्लिक में शेयर्स इशू यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं करती। इस स्टेज पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सारा काम यहाँ पे मोटा मोटा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, जो कि आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है, ये सिर्फ और सिर्फ जब आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हो तो वहां पे ये स्टेज लागू होता है, या वहां पे ये स्टेज फॉलो करना मैंडेटरी होता है, जो कि है यहाँ पे आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के लिए, तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो शेयर्स इशू करके अपने दोस्तों से, रिलेटिव से फंड्स इकट्ठा करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, पब्लिक से फंड्स कलेक्ट करती है। तो एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप शेयर्स इशू करोगे, पब्लिक से इशू ऑफ सिक्योरिटीज के द्वारा यहाँ पे फंड्स अगर रेज करोगे, ऐसे केस में पहली चीज तो आपको यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस बनाना है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनविटेशन टू द पब्लिक। भाई लोगों को कैसे पता चलेगा आपकी कंपनी शुरू हो रही है, आपको शेयर्स इशू कर रही हो, आपको पैसे की जरूरत है, लोगों को कैसे पता चलेगा? तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी एग्जैक्टली क्या है? तो यहाँ पे हम पब्लिक को, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीदिए। अगर थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे बच्चा कहती हूँ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी बेटा एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? अगर मैं कहती हूँ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, याद रखना इट इज लाइक अ इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब the shares of your company. Also, it mentions the basic details of the company like product, requirement of funds, future prospects, past performance, etc. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी की बात करूँ, ये एक इनविटेशन टू द पब्लिक के तौर पे काम करता है। को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स आप खरीदो, हमारी कंपनी में आप पैसा लगाओ, कल उठ के आपके पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा है उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसीलिए इसमें हम कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या फंड्स कलेक्ट कर रही है, कहाँ पे इस्तेमाल करेगी, क्या प्रोडक्ट हम यहाँ पे मार्केट में सेल करने वाले हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अगर हम पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड क्या रहा है, ऐसी चीजें हम इसमें यहाँ पे अटैच करके कहीं ना कहीं इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू अट्रैक्ट द पब्लिक
टू सब्सक्राइब आर शेयर्स। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बनाना होता है और बहुत सारी डिफरेंट फॉर्मेलिटीज यहाँ पे करनी होती है। एक एक करके फॉर्मेलिटीज को हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की बात करूं तो इसके कुछ स्टेप्स है जो फॉलो होते हैं। स्टेप से तो सीक्वेंस में जाना कंपलसरी है। पहला स्टेप जो यहाँ पे फॉलो होता है दैट इज द सेबी अप्रूवल। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी जो है याद रखना रेगुलेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का काम करती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी सिक्योरिटीज की मार्केट है उसमें जो भी लेन देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है या अदर सिक्योरिटीज होती है, उसके जो कायदे हैं, कानून है, प्रोसेसेस है, लाइसेंसेस है, ये सारा सेबी यहाँ पे हैंडल करती है। जैसे आरबीआई यहाँ पे बैंकिंग की चीजें हैंडल करती है, सेबी जो है सिक्योरिटी मार्केट, उसके प्रोसेसेस, कायदे, कानून, इसको यहाँ पे हैंडल करती है। पहली चीज, आप यहाँ पे बिना सेबी के अप्रूवल या परमिशन के आप यहाँ पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते। इसीलिए पब्लिक से फंड्स इनवाइट करने के पहले यहाँ पे आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए, जिसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, देखो बेटा पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उनका पूरा हक बनता है आपकी कंपनी की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे उनको मिलनी चाहिए, जिससे वो सही तरीके से डिसाइड कर सके कि उनको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना कंपलसरी है। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्रॉफिट कम है बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ये गैर कानूनी है और सेबी आपको इससे रोकेगी। सेबी आपको परमिशन टू इश्यू शेयर्स नहीं देगी। इसके लिए आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, एसेट, लायबिलिटी, सब कुछ आपको मेंशन करना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, क्या आपके प्लान्स है, कितने फंड्स इशू कर रहे हो, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, कितना आपने अभी तक पैसा रेज कर लिया है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से क्लियरली मेंशन्ड है तब जाकर सेबी आपको यहाँ पे अप्रूवल देगी कि आप यहाँ पे पब्लिक से फंड्स रेज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप जो कि है यहाँ पे फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस बनाना कंपलसरी है। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन टू द पब्लिक के तौर पे काम करता है, जहां पे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करने की बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो आपकी कंपनी के यहाँ पे शेयर्स खरीदे। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की बेसिक डिटेल्स, जैसे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, उसके अलावा आपने अगर अभी तक बिजनेस करा है तो आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितने फंड्स आप इकट्ठा करना चाहते हो, ये सारी चीजें बेटा ये प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे मेंशन्ड होती है। ये प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एज अ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे पब्लिक तक पहुंचा सकते हो। याद रखना प्रोस्पेक्टस बनाना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी चीज, आप प्रोस्पेक्टस जब बनाते हो, बनाने के बाद सबसे पहले इसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के पास जानी चाहिए और वहां पे फाइल होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस बनाने के भी फॉर्मेट्स है, किस तरीके से वो बनना चाहिए वो भी गिवन होता है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। तो रजिस्ट्रार के पास पहले एक कॉपी बनाकर भेजो, उसके बाद आप पब्लिक में उसको सर्कुलेट कर सकते हो। इसमें और एक ऑप्शन होता है जिसको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एंड में बताऊंगी कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस क्यों और कौन बनाता है। टेक्निकली स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है, पब्लिक के लिए है नहीं। कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए फिलहाल सिर्फ प्रोस्पेक्टस बता रही हूँ, एंड में ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ प्रोस्पेक्टस, तो भाई एक बार सेबी का अप्रूवल मिल गया, अब पब्लिक को इनवाइट करोगे ना, तब तो वो आकर आपके शेयर्स को खरीदेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इनविटेशन के लिए प्रोस्पेक्टस को आपको तैयार करना है, तैयार करके एक कॉपी सबसे पहले भाई रजिस्ट्रार को भेजनी है। प्रोस्पेक्टस तैयार हो गया, रजिस्ट्रार को भेज दिया, पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया। अब आपको कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों की, इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ेगी जो आपके शेयर्स इशू के प्रोसेस में यहाँ पे मदद करेंगे। ऐसे केस में 3 ऐसे इंटरमीडियरीज होते हैं जो जनरली रिक्वायर्ड होते हैं, बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। तीनों के काम यहाँ पे अलग अलग है। अंडरराइटर, बैंकर, ब्रोकर क्या करते हैं पहले मैं आपको वो समझा दूं। सबसे पहले अगर मैं बैंकर की बात करूं तो बैंकर का काम क्या होता है,
आज मैंने लोगों को इनवाइट करा कि आप आइए मेरे शेयर्स को खरीदिए। जो लोगों को मेरी कंपनी अट्रैक्टिव लगेगी, जिनको लगेगा कि कंपनी में आगे जाके फायदा है, प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, वो मेरे कंपनी के शेयर्स को परचेस करेंगे। शेयर्स मुफ्त में कोई देता है नहीं, तो उसके अगेंस्ट हम पैसा लेंगे। अब ये जो हम शेयर्स दे रहे हैं, जो भी शेयर्स का पैसा आ रहा है, ये पैसा बैंक अकाउंट में डालना, वो पैसे को मैनेज करना, वो पैसे को प्रॉपर्ली हैंडल करना, ये कौन करेगा? तो भाई ये जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, कलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बैंकर की जरूरत पड़ती है, राइट? उसके बाद बात आती है ब्रोकर की। तो ब्रोकर एक मीडिएटर या तो इंटरमीडियरी होता है। ब्रोकर का काम क्या होता है? तो कंपनी को शेयर सेल करने में यहाँ पे मदद करना। तो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे पब्लिक तक लेकर जाना, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना कि आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे। बेसिकली ब्रोकर कहता है कि भाई आपकी कंपनी के शेयर्स मैं बिकवा के दूंगा, और उसके लिए वो ब्रोकरेज मतलब कमीशन भी लेता है। तो यहाँ पे हम ब्रोकर को पॉइंट करते हैं कि वो पब्लिक को एनकरेज करे, अट्रैक्ट करे कि वो हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करे। अब आती है थर्ड एंड एन इंपॉर्टेंट व्यक्ति की, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं द अंडरराइटर ऑफ अ कंपनी। क्या कहते हैं? द अंडरराइटर ऑफ अ कंपनी। पहली चीज तो अंडरराइटर को अपॉइंट करना, याद रखना, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब अंडरराइटर बेसिकली क्या काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है? कायदा है जिसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब कायदा क्या कहता है कि आप जो भी शेयर्स इशू करते हो उसमें से कम आपके 90% बिकने चाहिए या सब्सक्राइब होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चलो भाई अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेट अस से कि लास्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पे कहा था कि चलो भाई एक अलग एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि हम यहाँ पे 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं at 10 rupees per share, ठीक है? अब एक कायदा है, कायदे का नाम है यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये कायदा किसने बनाया है? तो ये कायदा सेबी ने बनाया है। सेबी के मुताबिक यहाँ पे 90% ऑफ टोटल शेयर्स must be subscribed। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे टोटल शेयर्स है, मेरे एग्जाम्पल में यहां पे है 10,000, तो उसमें से 90% मतलब 9,000 शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब होने चाहिए, ठीक है? अगर मेरे 10,000 में से कम 2,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, 7,000 होते, 7,500, 8,000, 8,800, 8,900, ऐसे केस में सेबी बोलेगी भाई आप कंपनी शुरू नहीं कर सकते। जो भी 8,000 8,500 शेयर्स का यहाँ पे पैसा आया है ना, उनको पैसे लौटा दो, और कंपनी शुरू नहीं हो सकती, कंपनी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकती है भाई। मतलब जो भी शेयर्स बेच रहे हो ना, उसमें कंपलसरी 90% तो बिकना ही है। अगर नहीं बिका ना तो कंपनी शुरू नहीं हो पाएगी। अब मुझे हो गया टेंशन, अरे भाई अगर 10,000 में से 8,999 शेयर्स भी बिके तो मेरा तो पूरी मेहनत और प्रोसेस गया ना। अब मैं क्या करूं? तो ऐसे केस में अगर आपको भी ये टेंशन हो रहा है, ये टेंशन को सॉल्व करने के लिए भाई आप अंडरराइटर को अपॉइंट कर सकते हो। अंडरराइटर बेसिकली क्या कहता है? अंडरराइटर कहता है कि भाई अगर आपके 90% शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुए ना, बचे कुचे मैं खरीद लूंगा। कहने का मतलब ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि मेरे यहाँ पे 8,200 शेयर्स सब्सक्राइब हुए, ठीक है? तो 9,000 करने के लिए जो भी 800 शेयर्स है ये मेरा अंडरराइटर ले लेगा, और कैसे भी करके अंडरराइटर मेरे को 9,000 शेयर्स तक यहाँ पे पहुंचाएगा, जिससे मेरी कंपनी फॉर्म होने का जो प्रोसेस है ना रुक ना जाए।
तो भाई अंडरराइटर ये काम मेरे लिए करेगा, मुफ्त में नहीं करेगा, उसके लिए भी फीस चार्ज करेगा। बट अगर आपको ये टेंशन है तो भाई आप अंडरराइटर अपॉइंट कर सकते हो, उसका जो भी कमीशन एग्रीड है आप ये कमीशन एग्रीड करके आप अंडरराइटर रख सकते हो। बट अगर आपकी एक फेमस कंपनी है, नामी कंपनी है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको अंडरराइटर की जरूरत नहीं है, आपके शेयर सब्सक्राइब होने ही है, तो मत करो अंडरराइटर अपॉइंट। इसको अपॉइंट करना कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो आगे जाते हैं बेटा टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब इसको मोटा मोटा तो भाई मैं बता ही चुकी हूँ। सेबी का कायदा कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे होना कंपलसरी है। जितने भी शेयर्स इशू करते हो उसके मिनिमम यहाँ पे जो 90% है वो आपका यहाँ पे सब्सक्राइब होना ही चाहिए। ठीक है, और ये आपकी कंपनीज एक्ट में भी यहाँ पे मेंशन है, लीगल एक्ट में यहाँ पे मेंशन है। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि अगर कंपनी यहाँ पे 90% शेयर्स भी नहीं बेच पाती, मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सही तरीके से बिजनेस को कर सके। मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा चाहिए, उतने शेयर्स नहीं बिके, पैसा नहीं आया, मैं सही तरीके से बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, तो भाई जितना लोगों का पैसा आया, जितने शेयर होल्डर्स है उनका भी नुकसान हो सकता है ना। इसके लिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बनाया गया है। लेटेस्ट से कि अगर मुझे लेस देन 90% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है और अंडरराइटर भी अपॉइंट नहीं किया है, ऐसे केस में मैं कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती और जितने लोगों का पैसा आया है वो भी मुझे कंपल्सरीली वापस करना है। तो कैसे भी करके 90% मार्क तो भाई आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है। ठीक है, चलो आगे जाते बेटा यहाँ पे टू द नेक्स्ट, दैट इज एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो बच्चा, आज आपने शेयर्स खरीदा, ठीक है, 6 महीना 1 साल बाद आप उसको बेचना चाहते हो, आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, कीमत बढ़ गई तो बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कहाँ बेचोगे? शेयर्स बेचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बेचने के लिए जाना तो पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी कंपनी का नाम लिस्टेड है तभी तो आप उसके शेयर्स बेच पाओगे। हाँ भाई, ये बहुत लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस है जो कि आपको क्लास 12th में आता है फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन इतना शॉर्ट में बता दूं। शेयर्स है ना, यहाँ पे एक ऐसा एसेट है जिसको आप लिक्विडेट कर सकते हो, जब चाहो शेयर्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। शेयर्स को कहाँ बेचा या खरीदा जाता है? स्टॉक मार्केट में। लेकिन कोई भी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं बिक सकते। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे बिके, तो उसके लिए उस एक्सचेंज में कंपनी का नाम रजिस्टर होना जरूरी है। अगर मेरा नाम एज अ कंपनी एक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है ना, वहां पे मेरे कंपनी के शेयर्स का लेन देन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज को आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देके परमिशन लेनी है कि आपकी जो सिक्योरिटीज है इस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं, उसकी आपको परमिशन यहाँ पे मिली है। पहले स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखना है कि भाई मेरी कंपनी की जो भी सिक्योरिटीज है वो आपके एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग होने की परमिशन दे दो। ये परमिशन अगर आपकी एक्सेप्ट होती है तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो भी याद रखना कि एप्लीकेशन की परमिशन मिलने के लिए जिंदगी भर का समय नहीं है, 10 हफ्ते का समय आपको यहाँ पे मिलता है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। मतलब लेटर से कि मैंने शेयर्स इशू करना यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, कब शुरू किया? तो हम अज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, एंड 15 मई को मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लोज कर दिया। मतलब मेरे जो शेयर्स बिकने थे वो सारे के सारे बिक गए। अब मैंने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मेरे पास शेयर्स नहीं है भाई, जितने एप्लीकेशन आने थे आ गए, सारा बेच दिया, अब है ही नहीं, तो मैंने सब्सक्रिप्शन क्लोज कर दिया। अब ये जो आपका 15 मई है, यहां से लेकर 10 हफ्ते का आपको समय मिलेगा। ये 10 हफ्ते के अंदर आपको परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लाना है कि वहां पे आपके उस स्टॉक एक्सचेंज में आप यहाँ पे आपके जो भी कंपनी है उसकी सिक्योरिटीज का लेन देन यहाँ पे कर पाओगे। 10 हफ्ते के अंदर अगर ये परमिशन नहीं ला पाए ना,
वापस सेम चीज होगी। आपकी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, आपकी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, और आपको जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा लौटाना है, और वो भी 8 दिन के अंदर। तो हर जगह पे ना सिर्फ डर होता है, नहीं किया ना तो कैंसल, नहीं किया ना तो कैंसल, ये हर जगह आता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं आगे, दैट इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब चलो भाई, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन आ गई। अब जिन लोगों ने पैसा दिया है शेयर्स के लिए, उनको शेयर्स तो देने पड़ेंगे ना। पैसा लेकर बैठ जाओगे तो थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम आते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे। जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं आता है, जो भी आपका पैसा आया है एज एप्लीकेशन मनी, ये पूरा का पूरा पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी है। कंपनी पैसे को कोई भी और काम के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक आपका अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर समझिए आपका जो शेयर्स है लेस देन द नंबर ऑफ अप्लाइड अलॉटेड है, मतलब आपका एप्लीकेशन है 1000 का, आपने 800 का शेयर दिया, तो 200 लोगों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपके पास बाकी है ना, तो वो पैसा आप रख पाओगे क्या? नहीं। अगर आपने उनको शेयर्स नहीं दिया तो उनका पैसा कैसे रखोगे? तो ये जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ना भाई, आपको उनको यहाँ पे रिटर्न करना है, या तो एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट जो ड्यू है, अगर उनका कोई पैसा आना बाकी है तो उसके सामने एडजस्ट करना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर्स जो है, मतलब जो शेयर्स आपको अलॉट हो गए हैं, ये जो लेटर है, ठीक है, या फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो लेटर है, जो कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी साइन करते हैं, वो आपको 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट के अंदर फाइल करना है। मतलब अलॉटमेंट करने के लिए एक साल नहीं ले सकते, फटाफट जिनका जिनका पैसा आया है ना उनको अलॉटमेंट करना है, जिनका एक्सेस पैसा है ना उनको लौटाना है। ये प्रोसेस आपको करने के लिए 30 दिन मिलता है। ये प्रोसेस करके 30 दिन के अंदर भाई हमने ये सब कुछ कर दिया है, ऐसा एक लेटर साइन ऑफ द डायरेक्टर के साथ रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई ने तो आराम आराम से करोगे 6-8 महीने लेके, नहीं नहीं। ठीक है, चलो भाई अब जाते हैं आगे टू द नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको समझाऊंगी, तो भाई वादा किया तो तोड़ूंगी तो नहीं। अब देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से शेयर्स इशू करती है, पब्लिक से शेयर्स इशू करने के लिए उनको इनवाइट करती है, इनवाइट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो पब्लिक से पैसा लेती नहीं, अब उनका तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, वो तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी किससे पैसा लेती है बिजनेस करने के लिए? तो उस रिलेटिव्स इन्वेस्टर्स उनसे पैसा लेती है। तो उसके लिए जो भी आपके यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी कंपलसरी जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, और ये डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द अलॉटमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास आपको यहाँ पे सबमिट करना है। मतलब मैंने मेरे दोस्त से पैसा लिया, उसको कुछ शेयर्स ऑफर किए, भाई से पैसा लिया, उसको कुछ शेयर्स ऑफर किए, बराबर है राइट? तो भाई शेयर्स का पैसा लिया, शेयर्स का अलॉटमेंट लेटर दोगे, उसके 3 दिन के पहले डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करके आना है। ठीक है, इसीलिए इसको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कहता है। मतलब ये प्रोस्पेक्टस का एक रिप्लेसमेंट है जो प्राइवेट कंपनी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। दैट्स इट। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप या प्रोसेस है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, वो भी यहाँ पे खत्म होता है। अब प्रोसेस तो भाई पूरा का पूरा पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ लिए, लेकिन जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भाई। क्वेश्चंस आपको मेरे साथ साथ आंसर भी करने हैं, और एक आधा क्वेश्चन मैं आपको जरूर पूछूंगी जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछता है, द पर्सन हु कंसीव्स अ बिजनेस आइडिया एंड प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज डैश। ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस आइडिया आता है, फिर वो उस बिजनेस को एक्चुअल बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो भाई ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पे प्रमोटर ऑफ अ कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर ऑफ अ कंपनी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस की जो सोच, जो आइडिया जिसके दिमाग में आता है, जिस बिजनेस को एक एक्चुअल बिजनेस में, अपनी आइडिया को एक एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति हमेशा प्रमोटर ऑफ अ कंपनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, टू अंडरस्टैंड वेदर द प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट।
एक प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, क्या हम उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं, कौन सी फीजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट होती है। तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, क्या इसमें इनफ रिटर्न्स मिलेंगे, उसके लिए जो फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं उसको हम इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम चेक करते हैं कि भाई बिजनेस शुरू तो कर देंगे बट क्या इसमें हमें फायदा होगा या नहीं होगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछता है कि हाउ मेनी प्रपोज नेम ऑफ कंपनी शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। अब इसका जो आंसर है भाई आप मुझे यहाँ पे दोगे, तो इसके लिए जो आंसर है वो आपको यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने लेक्चर को यहाँ पे ध्यान से सुना है या फिर नहीं सुना है। ठीक है, तो भाई जो भी जवाब है सोच समझ कर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो भाई जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, पता तो चले समझा या नहीं। एज अ प्रमोटर कंपनी का नाम क्या होगा, तो इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस देने होते हैं, किसको, रजिस्ट्रार को, कितने, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टू अंडरस्टैंड वेदर द रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोजेक्ट इज अवेलेबल और नॉट, कौन सी फीजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे की जाती है। मेरे बिजनेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम जो फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं दैट इज द टेक्निकल फीजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है टू अंडरस्टैंड वेदर द रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। ये तो राम लक्ष्मण हो गया, जुड़वा, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया ये तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका भी आंसर तो सेम टू सेम ही होगा, टेक्निकली होगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी इंटीमेटेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब देखो भाई, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तभी आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, आपने तो स्टेट वहां पे लिख दिया, बट अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर मिल गया तो उसके बाद एग्जैक्ट एड्रेस तो आपको बताना है। तो कितने दिन के अंदर ये एग्जैक्ट एड्रेस आप बता सकते हो, कितने दिन का आपको यहाँ पे समय मिलता है, तो आपको यहाँ पे 30 डेज का समय यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर ये एग्जैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार को देना है, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनीज एक्ट डैश डिफाइंस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलो या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलो, द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में इन दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। कौन सी एक्ट, तो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या पूछा गया है, विच सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। कौन सी सर्टिफिकेट को बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी भी यहाँ पे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी भी यहाँ पे कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फीस टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन डैश। रजिस्ट्रेशन के लिए आप फीस पे करते हो, जिसका रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस आप अटैच करते हो। कितनी फीस पे करनी पड़ती है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई आप कितनी फीस पे करोगे वो डिपेंड करता है आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे। ठीक है, जो कि आपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन करा था, कितना आपका शेयर कैपिटल है उसके मुताबिक फीस का अमाउंट यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि पूछता है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यूड टू अ कंपनी कैन बी विथड्रॉन इन केस इट इज फाउंड दैट देयर वर इरेगुलरिटीज इन द डॉक्यूमेंटेशन। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट रिलेटेड है या फिर नन ऑफ द अबव। भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार मिल गया ना, कंपनी का जन्म हो गया ना, तो उसको मिल जाता है परपेचुअल सक्सेशन। ये सर्टिफिकेट मचा है तब वापस नहीं ले सकते बबुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है ना एकदम ही इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ठीक है, एक बार सर्टिफिकेट इशू हुआ वापस नहीं ले सकते, एक ही ऑप्शन बचता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है।
पता है चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उम्मीद रखती हूँ कुछ हद तक आपके लिए ये चैप्टर में इजी यहाँ पे बना पाई हो। फिर भी अगर डाउट्स है, शंका है, भाई कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो बनाया जाता है। खोल दो अपना मन वहां पे। मन खोलने के साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसका आंसर भी तो कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आंसर भी बिल्कुल यहाँ पे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।